नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अशोक बकारिया। आज मैं एक नए प्लेटफॉर्म पर आपके साथ आया हूं। ये प्लेटफॉर्म है मेरी टीचिंग ऐप, जिसके माध्यम से मैं जो विद्यार्थी हैं उनको विज्ञान पढ़ाऊंगा। मेरी टीचिंग ऐप का नाम है लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें ताकि जिन विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है, विज्ञान अध्यापकों की कमी है, वहाँ वो बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि प्ले स्टोर पर जा कर के लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया, जिसके जहाँ मेरी फ़ोटो भी उसके साथ लगी होगी, उसको डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने पर कोई भी पैसा नहीं लगता है। और आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं फ्री पढ़ा रहा हूं, और मैं अगर फ्री पढ़ा रहा हूं तो आपसे यही एक फेवर चाहूँगा कि मेरे जो ऐप्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड हों। तो आज विज्ञान का 10वीं के विज्ञान का पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर जो है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। छोटा सा हिस्सा आज मैं पढ़ाऊँगा। इस चैप्टर को मैंने 8-9 हिस्सों में डिवाइड किया है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊँगा। और मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि जब आपके एग्ज़ाम होंगे तब तक मैं आपका जो विज्ञान की जो ये पूरे करिकुलम है, पुस्तक है, ये पूरी पूरी पढ़ा दूंगा। और आगे भी आपके जितने भी बच्चे हैं वो जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उसमें भी मैं आपकी सहायता करूंगा। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ मैं विज्ञान को दोनों माध्यमों से, यानी अंग्रेजी माध्यम से भी और हिंदी माध्यम से भी, यानी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम में साथ साथ में पढ़ा रहा हूँ। इसका फायदा ये होगा कि जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो अगले वर्ष जब वो 11th में साइंस रखेंगे तो उनको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एकदम मीडियम का बदलना जो है उनके लिए मुश्किल पैदा करता है। साथ में जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे बच्चे हैं उनको अंत में अल्टीमेटली उनको समाज में ही जाना है, तो बड़ी सारी टर्म्स जो हैं वो वहाँ हिंदी में प्रयोग होती हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो दोनों चीज़ों को साथ साथ मैं पढ़ाऊंगा, और जिससे दोनों प्रकार के जो छात्र हैं उनको लाभ होगा। जो विज्ञान अध्यापक हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि सभी बच्चों को इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहें। ये मुफ्त है, फ्री है। आगे भी बच्चों को हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको तैयारी करने में इस ऐप के माध्यम से हम बच्चों की सहायता करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे विज्ञान पढ़ेंगे, विज्ञान को हम रोचक तरीके से पढ़ाएंगे, तो ही हमारे देश में जो विज्ञान के प्रति छात्रों की रुचि बढ़ेगी। और विज्ञान के प्रति अगर छात्रों की रुचि बढ़ेगी तो वैज्ञानिक जो पैदा होंगे हमारे देश में। आपको पता है कि आजकल के समय में तो विज्ञान का युग है। आज चंद्रमा पर हम पहुंचे हैं तो वैज्ञानिकों के कारण ही पहुंचे हैं। हमारे जीवन को जो है विज्ञान ने बहुत सरल बनाया है। बड़ी सारी मशीन्स, बड़ी सारी गैजेट्स, युक्तियां जो हैं ये बनाई हैं। ये तभी हो सकता है जब आने वाली पीढ़ियां जो है उनकी रुचि विज्ञान की तरफ हो। तो आइए पहला जो चैप्टर है, पहला अध्याय जो है उस पर चर्चा करते हैं। अध्याय 1, चैप्टर 1, भाग 1, पार्ट 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। विज्ञान में जो केमिकल इक्वेशंस हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहीं से विज्ञान की शुरुआत होती है। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। एन आयरन तवा और पैन और नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर। अंगूर का किण्वन हो जाता है। ग्रेप्स आर फर्मेंटेड
जब अंगूर का किण्वन, यानी थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि सड़ना और किण्वन में, फर्मेंटेशन और इसमें सड़ने में यही अंतर है कि सड़ने के बाद किसी भी खाद्य पदार्थ को हम खा नहीं सकते, लेकिन किण्वित होने के बाद, फर्मेंट होने के बाद हम उस खाद्य पदार्थ का सेवन कर सकते हैं। जैसे ब्रेड है, वो बिना फर्मेंटेशन के नहीं बनता है, इडली है बिना फर्मेंटेशन के नहीं बनता, बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो फर्मेंटेशन के बगैर नहीं बनते हैं। तो अंगूर जो है, अंगूर से भी फर्मेंटेशन के बाद वाइन बनता है, वाइन से हम सिरका भी बना सकते हैं। भोजन पकाया जाता है, फूड इज कुक्ड। हमारा शरीर भोजनों को पचा लेता है, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हम सांस लेते हैं, वी रेस्पायर। ये दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं हैं जो हमने यहाँ बताई हैं। तो ये मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, विज्ञान की लेबोरेटरी में या स्पेस में या किताबों में, स्कूलों में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये विज्ञान जो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे किचन में, ये विज्ञान की जो प्रोसेस हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, दैनिक जीवन में होती है। हम नहाते हैं, हम खाना खाते हैं, खाना पचता है, सारी वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जिनको हमें समझना है। हम जब घर से समझना शुरू करेंगे, दैनिक प्रक्रियाओं को समझना शुरू करेंगे, तभी हम विज्ञान को बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और बच्चों में और आप सभी में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा होगी। तो ये जितनी भी प्रोसेस हैं, प्रक्रियाएं बताई गई हैं, ये डे टू डे लाइफ की हैं, और इनमें एक चीज कॉमन है, वो ये है कि ये इनमें सभी में रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं। आगे देखते हैं। इन परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। इन ऑल अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी कोई रासायनिक बदलाव होता है, रासायनिक प्रक्रिया होती है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि उसमें जो है वो केमिकल रिएक्शन हुआ है। मतलब रासायनिक बदलाव हुआ तो रासायनिक प्रक्रिया, उसमें अभिक्रिया हुई है, तभी वो बदलाव हुआ है। यानी पहले पदार्थ कुछ और था, बाद में पदार्थ कुछ और हो गया है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये सारा जो टेक्स्ट है, हमारी पुस्तक है, उसी में से हमने ये कंटेंट लिया है। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे के पास अगर पुस्तक नहीं भी है तो भी वो समझ सकता है, और साथ में पुस्तक के करिकुलम के साथ हम साथ में चलने से हम भटकते नहीं है। कुछ चीजें छूटती नहीं है, या कुछ चीजें जो है जिनका अर्थ नहीं है उसमें ऐड नहीं होती हैं। तो हम कैसे जान सकते हैं? आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, यानी रासायनिक अभिक्रिया है क्या, ये क्या हुआ है। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? How do we come to know that a chemical reaction has taken place? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। Let us perform some activities to find the answer to these questions। यानी विज्ञान जो है, विज्ञान बिना एक्टिविटी के, बिना प्रयोग के नहीं होता है। उसको समझ नहीं होती, ना ही वो प्रक्रिया पूरी हो सकती है विज्ञान की। तो ये प्रक्रियाएं, ये एक्टिविटीज करनी है, लेकिन ध्यान रहे कि इन एक्टिविटीज को आपने अपने अध्यापक के संरक्षण में करना है। ये लेबोरेटरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट या घर का कोई बड़ा जो विज्ञान के विषय में जानता है, उसके सानिध्य में, उसके जो सहयोग से हमें करना है। तो इसमें क्रियाकलाप 1.1 एक्टिविटी
1.1। इसमें सबसे पहले सावधानी की चेतावनी दी है। सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। कॉशन, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन लें तो उचित होगा। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सुइटेबल आई ग्लासेस। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। यानी मैग्नीशियम धातु का एक रिबन लेना है। ये जो है सॉफ्ट होती है धातु, इसका रिबन बनाया जा सकता है। तो इस रिबन को हमें रेगमाल यानी सैंड पेपर के साथ इसको रगड़ना है ताकि ये साफ हो, इसके ऊपर मिट्टी, धूल, ग्रीस, तेल आदि ना लगा हो या ऑक्साइड ना हो। क्योंकि धातुएं जब ऐसे एक्सपोज रहती हैं तो वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं और उन ऑक्साइड की परत इन धातुओं के ऊपर आ जाती है, जिस कारण से उनकी रिएक्टिविटी, उनकी अभिक्रियाशीलता जो है वो कम होती है। इसलिए उसको साफ करना है। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैंप और बर्नर एंड कलेक्ट द एश एज फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर। आपने क्या प्रेक्षण किया? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ये टोंग्स किसको कहते हैं? चिमटे को अंग्रेजी में। चिमटे के साथ पकड़ना है और इसको किसी बर्नर के साथ के ऊपर की लौ के ऊपर रख करके जलाना है और जो राख ऐश बनती है उसको वॉच ग्लास में इकट्ठा करना है। वॉच ग्लास शीशे की एक छोटी सी तश्तरी जैसी होती है जो जिसमें इस ऐश को हमने इकट्ठा करना है। चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए चित्र, ये टोंग्स है, ये चिमटी है, ये चिमटा, इसके साथ ये मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा गया है, ये बर्नर है और ये देखिए जलने के बाद ये ऐश जो है, ये राख जो है, ये वॉच ग्लास में इकट्ठी हो रही है। आपने देखा होगा कि चमत्कार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और ये श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्रियाकलाप को जब आप करेंगे तो आप देखेंगे एक चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम का रिबन जो है जलता है और एक राख जो है राख में परिवर्तित हो जाता है, चूर्ण में परिवर्तित होता है। इस राख को चूर्ण भी बोल सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, यानी ऑक्सीजन, वायु के ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है। जब हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण ये बनता है। कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। वायु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है। एक और क्रियाकलाप 1.2, एक्टिविटी 1.2। एक परखनली में लेड यानी सीसा, लेड नाइट्रेट यानी सीसा का नाइट्रेट का घोल लीजिए। टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। लेड आपने कभी देखा? वो पेंसिल की जो लिखने वाला अगला सिक्का, वो नहीं, ये धातु है लेड, जिसको हिंदी में सीसा कहते हैं। अपनी भाषा में हम सिक भी बोल देते हैं। पहले क्या होता था, जो मजिल लोडिंग बंदूक होती थी, देसी बंदूकें होती थी, उसमें जो गोलियां हैं, छर्रे हैं, उसको बनाने के लिए प्रयोग की जाती थी लेड। आज भी की जाती है। ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, लोहे से ज्यादा सॉफ्ट होती है लेड धातु, लेकिन भारी होती है, लोहे से काफी भारी होती है। तो उस लेड का जो है जब रासायनिक अभिक्रिया करके नाइट्रेट होता है तो लेड नाइट्रेट का घोल लेना है एक परखनली में। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए।
पोटेशियम आयोडाइड। एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। आपने क्या प्रेक्षण किया? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप देखेंगे कि लेड आयोडाइड PbI2, लेड को कैसे लिखते हैं? Pb, और आयोडीन को I, तो ये PbI2, ये लेड आयोडेट बनेगा। आप देखेंगे कि लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। यू विल सी द प्रेसिपिटेशन ऑफ येलो सॉलिड, येलो सॉलिड बनेगा। क्रियाकलाप 1.3, एक्टिविटी 1.3, एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। शंक्वाकार होता कॉनिकल या नीचे से चौड़ी और ऊपर से पतली, ऐसा फ्लास्क। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। जिंक भी एक धातु होती है, जस्ता जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके ग्रेन्यूल्स लेना, उसका चूर्ण लेना है। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। चित्र में देखिए। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। यानी कॉनिकल फ्लास्क में जिंक के ग्रेन्यूल्स लेने हैं, जिंक के चूर्ण लेना है। उसमें या तो तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तनु सल्फ्यूरिक एसिड, यानी तनु मतलब डाइल्यूट यानी हल्का, जो गाढ़ा नहीं है, जिसमें पानी ज्यादा है। चित्र में दिखाया गया। क्या जस्ते के दाने के आसपास कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है? डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स? आप देखेंगे कि जिंक ग्रेन्यूल के चारों तरफ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। वहां आप देखेंगे कुछ गैस सी बन रही है। शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली को स्पर्श कीजिए, छूना है इसको। ये ठंडा हुआ कि गर्म हुआ? क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? टच द कॉनिकल फ्लास्क और ट्यूब, टेस्ट ट्यूब। इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? हाँ, बिल्कुल, वो थोड़ा सा गर्म होगा। ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये कॉर्क के द्वारा एक परखनली, ये एक शीशे की नली जो दोनों तरफ से खुली है, ये डाली है ताकि जो भी गैस इसमें बने तो ये फटे ना। अगर इसको बंद करेंगे फट भी सकता है, तो ये बाहर निकल जाए। तो आप देखेंगे ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये नीचे जो है ये जिंक के ग्रेन्यूल हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाला है। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये जो ऊपर की तीनों जो हमने क्रियाकलाप किए, इससे हमने डाला कुछ था, उसके बाद बना कुछ, यानी क्या हुआ? पदार्थ की प्रकृति बदली है, यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से that any of the following observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place। तो ये देखिए अवस्था में परिवर्तन। पहला क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन। पहले पदार्थ किसी और तरह का था, उसके बाद कोई और तरह का हो गया। रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, हाँ हुआ है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, बिल्कुल होता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो तापमान में बदलाव होता ही है, चाहे वो गर्म होता है या ठंडा होता है। जब गर्म होता है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, और जब वो ठंडा होता है उसको एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी, आगे अभिक्रियाओं में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। हमारे चारों ओर हो रहा है। ये विज्ञान, मैंने कहा है ना,
कोई लेबोरेटरी में नहीं, स्कूल में नहीं है, ये स्पेस शटल में नहीं है, ये हमारे चारों ओर। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। तो अभी तक इस भाग में, पहले भाग में इतना सा। अगला दूसरा भाग जो है रासायनिक समीकरण है, केमिकल इक्वेशंस। यानी हमने ये तो पढ़ा है कि दैनिक जीवन में हम देखते हैं, डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि बड़े सारे जो है रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, बड़े सारे केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो इन केमिकल रिएक्शंस को हम विज्ञान की भाषा में कैसे लिखते हैं, उस पर अगले सेशन में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो एक बार फिर से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो मेरा ऐप है लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया, इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो आप उस मेरे जो मेरा ऐप है लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें। आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो भी डाउनलोड करें, आप अभिभावक हैं, माँ बाप हैं तो भी डाउनलोड करें अपने बच्चों के लिए, और आप अध्यापक हैं तब भी बच्चों को डाउनलोड करने के लिए कहें, क्योंकि ये हमने शुरुआत की है, आगे हम बड़ी सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये मैं इस ऐप के माध्यम से मुफ्त पढ़ा रहा हूँ, मुफ्त। तो मेरा उद्देश्य यही है कि विज्ञान को कैसे रोचक बनाया जाए, कैसे विद्यार्थी जो है विज्ञान की तरफ उन्मुख हों, क्योंकि आज बहुत कम लोग, बच्चे जो हैं विज्ञान की तरफ जा रहे हैं। तो इसको रोचक बनाएंगे। तो ये अनुरोध है, साथ में जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें। यही मेरा जो है आपसे अनुरोध रहेगा, यही पारिश्रमिक मेरा आपसे होगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जो टीचिंग ऐप है लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया, उसको डाउनलोड करें, क्योंकि डाउनलोड करने का कोई भी पैसा नहीं लगता। वैसे भी मैं इस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने मुफ्त ही पढ़ाऊंगा। तो कोई और आप कुछ आपका कोई डाउट है, कोई भी आप दिक्कत है जो आपको विज्ञान पढ़ने में आती है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप मेरे नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं, तो मैं वो शंका समाधान भी करूंगा। आज का सेशन इतना ही। जय भारत।